तो मैं आज आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए सीटेट 2022। ये सोशल साइंस से रिलेटेड वीडियो, जैसे कि सोशल साइंस पेपर 2 में आते हैं सीटेट। ठीक है, ये 60 नंबर के होते हैं और अगर इसे आप अच्छे से पढ़ते हो तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी होता है, ये 60 नंबर के होते हैं। अगर आप इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे चैनल में इसमें आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, जो इसमें शॉर्ट नोट्स है और ये अच्छे डिस्कशंस किए हुए वीडियो है। अगर आप इसे देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि 60 नंबर का होता है और अगर आप डिटेल्स में पढ़ते हो तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप ईवीएस को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉप क्वेश्चंस भी हैं मेरे चैनल में, सीडीपी का, फिर आपका ईवीएस से रिलेटेड। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। चैनल में नहीं है तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लास 6 नहीं सॉरी क्लास 7 चैप्टर 2 पढ़ेंगे, नए राजा और उनके राज्य। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका सीटेट और केबीएस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में और केबीएस दोनों में बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना डिटेल्स में आप पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है, राजा लोग प्राय उन्हें अपने मत हाथ या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मत हत या सामंत के रूप में उन्हें मान्यता देते थे। ठीक है, इन्हें भूस्वामी और योद्धा को। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। तो इस तरह का एक उदाहरण कहाँ था? दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ये कहाँ के थे? ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ठीक है, ये एलोरा की गुफा है, जो 15 का भित्ति चित्र है। ठीक है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। ठीक है, और यह राष्ट्रकूट काल की कृति। तो किस काल की कृति है? ये राष्ट्रकूट काल की कृति है और ये एलोरा की गुफा है, जिसमें 15 भित्ति चित्र है और विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। ये याद रखिएगा। ठीक है, अल-बुरुनी नामक का एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा गया। किसे? अल-बुरुनी नामक जो एक विद्वान था उसे सौंपा गया उपमहाद्वीप का। ठीक है, अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब है, अरबी में लिखी गई उसकी किताब है, क्या है? अल हिंद। ठीक है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अल-बुरुनी द्वारा क्या बुक लिखी गई है? अल हिंद, जो आज भी इतिहासकारों के लिए क्या एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये याद रखिए कि अल बुरुनी नामक विद्वान था, कहाँ का? उपमहाद्वीप का, जिसे लोखा जोखा लिखने का काम सौंपा गया था। और उसकी किताब का क्या नाम था? तो अल हिंद नाम था, यानी कि अपने ही नाम पे लिख दिया, अल बुरुनी की जगह में अल हिंद। ठीक है, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बुरुनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। ठीक है, तो अल बुरुनी जब ये बुक लिख रहा था तो उन्होंने संस्कृत के विद्वानों से इसमें परामर्श लिया। उसके बाद इन्होंने किताब लिखा और जिसका नाम है अल हिंद, जो इतिहासकारों के लिए आज भी महत्वपूर्ण स्रोत है। ये याद रखिएगा कि अल बुरुनी ने कौन सी किताब लिखी है। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय जो है सबसे प्रसिद्ध शासक था। किसका? चाहमानों का, जो 1168 से 1192 तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। लेकिन दूसरे ही साल में 1992 में क्या उनके ही हाथों हार भी गया था। ठीक है, मगर क्या है कि पृथ्वीराज ने किसे हराया था? यहाँ मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को। ये याद रखिएगा कि 1991 में उन्होंने हराया था और 1992 में वो खुद उन्हीं के हाथों हार भी गए थे। तो ये चाहमानों का क्या था? सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने 1168 से 1192 तक शासन किया और जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को क्या है हराया 1991 में और खुद उन्हीं के हाथों 1992 में हार भी गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। कावेरी डेल्टा में मुदियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, जो चोल वंश के थे। ठीक है, तो कावेरी डेल्टा में क्या है? मुदियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी और ये कौन थे? ये चोल वंश के थे। ठीक है, राजा प्रथम चोल वंश के शासक थे
राजा राज का पुत्र राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ये याद रखें कि राजा राज प्रथम चोल वंश के शासक थे और राजा राज का पुत्र क्या था, राजेंद्र प्रथम। वेलनऊ गाय जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। ठीक है, अब ब्रह्मदेव क्या है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्रह्मदेव क्या है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। वेलनऊ गाय क्या है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो उस समय थोड़े अलग अलग तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता था। ठीक है, साल भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग तरह की भूमि है। ब्राह्मण के लिए अलग है, गैर ब्राह्मण के लिए अलग है, फिर विद्यालय के लिए अलग भूमि है। ठीक है, तो देवदान तिरुवंतमुट्टुकुनी मंदिर को उपहार के रूप में दी गई भूमि है। ठीक है, देवदान तिरुवनमटुकनी जो मंदिर को उपहार के रूप में दी गई भूमि है। पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि है। ये चीज़ पता रहने से क्या है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दे तो आपको उसका जानकारी होने से क्या है कि आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स में पढ़ेगा तो ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा फायदा है। राजा राम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए ताज तंजावुर और गंगई कोड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो किनके द्वारा, राजा राम और राजेंद्र प्रथम जो उनके पुत्र थे, राजा राम के पुत्र राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए क्या, तंजावुर और गंगोई कोड चोलपुरम में बड़े मंदिर का स्थापित और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। उन्हें उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा मूर्ति वहाँ पे भगवान की बनाई गई है, जो लोगों के लिए क्या है, एक चमत्कार है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाओं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं क्या भक्तों की भी बनाई गई थी। तो ये किनके द्वारा बनाई गई प्रतिमाएं, चोल कांस्य प्रतिमाओं के द्वारा बनाई गई है, और जिसमें ज़्यादातर प्रतिमाओं का किन क्या है, देवी देवताओं का, और कुछ क्या है भक्तों की भी प्रतिमाएं बनाई गई है। ये कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है, सबसे उत्कृष्ट। ठीक है, किसानों की बस्ती जो उर कहलाती थे। ठीक है, किसानों की बस्ती को क्या कहते थे, उर कहते थे। ठीक है, गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था, जो वेल्लाल जाति यानी कि चोल सरकार होती थी। ठीक है, ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो जो आपका कर वसूलने का काम नहीं मिला है, ग्राम परिषद और नाडू न्याय। ठीक है, न्याय भी करते थे और कर भी वसूलते थे। चोल साम्राज्य ने धनी भूस्वामियों के सम्मान के रूप में देवेलन यानी कि 3 राजाओं ने अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अय्यर आर यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां दी है। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज के पद सौंपे भी गए हैं। किन्हें, चोल साम्राज्य ने धनी जो भूस्वामी होते थे उन्हें। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों ने के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित कर। तो नगरम के नाम से जो ज्ञात व्यापारी जो होते थे, वो जो संघ होते थे, उन्हें शहरों में प्रशासनिक कार्य भी सौंपे गए हैं। वो प्रशासनिक कार्य भी करते थे वो। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 है। इसी तरह पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 7 का पूरा 1 to 10। उसके बाद फिर से 8 हो बाकी रहेगा। 8 कंप्लीट हो जाने के बाद इसका तीनों क्लास का एक मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा सीटेट एग्जाम के लिए और KVS के लिए भी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सिविक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिलते रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।